हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, भारतीय संविधान की मेगा सीरीज का यह 8वां वीडियो है, यानी 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और मेरे साथियों उन 7 वीडियो के पीडीएफ आप सभी लोगों को शिक्षा ओशन के ब्लॉग से प्राप्त हो जाएंगे। तो साथियों, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शिक्षा ओशन के ब्लॉग की लिंक अवेलेबल है। आप सभी लोगों को उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी लोग उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वह जो पीडीएफ हैं वह पीडीएफ आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। दूसरी बात मेरे साथियों, कल हम 11 बजे इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं, यानी हमारी कल 11 बजे क्लास रहेगी भारत के भूगोल की। तो आप ज़रूर कल भारत के भूगोल की क्लास लीजिएगा, जिसमें हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और यह भारत का भूगोल की जो मेगा सीरीज है यह आपके 90% सिलेबस को कवर कर देगी। तो आप बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। अपने जितने भी मित्र हैं उन मित्रों को भी ज़रूर बताइएगा इस क्लास के बारे में और आप सभी लोग कल 11 बजे क्लास में ऑनलाइन आ जाइएगा। अब जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथियों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो मेरे साथियों आप सभी लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होंगे और जिससे आपको यह ज्ञात नहीं हो पाएगा कि हमारी क्लास ऑनलाइन आ चुकी है। तो आप प्लीज़ वीडियो को शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन के फेसबुक की लिंक आप सभी लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उस लिंक पर जाके आप हमारे शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। और तीसरी बात मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का टेलीग्राम चैनल है और यह टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए अनेक स्टडी मटेरियल्स को लेके आता है, इसलिए आप सभी लोग ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको इस वीडियो के पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। चौथी चीज दोस्तों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर विजिट जरूर कीजिएगा, जहां पर अनेकों पीडीएफ आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। इन सब की लिंक आप सभी लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारतीय संविधान की जो वीडियो हैं उन सब वीडियो के भी लिंक आप सभी लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी, तो आप सभी लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात मेरे साथियों, मैं एक बार पुनः ये कहना चाहता हूं कि कल हम 11 बजे ऑनलाइन आएंगे और 11 बजे हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो साथियों, आप ज़रूर कल की क्लास लीजिएगा। चले जी, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के 200+ क्वेश्चन की मेगा सीरीज का यह 8वां वीडियो। चले जी, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे हैं, जबकि इस मेगा सीरीज का यह क्वेश्चन नंबर है 141वां और आज की सेशन का यह पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, यानी हमें ध्यान देना है। 2 कमेंट्स दिए हुए हैं, उन कमेंट्स पर हमें ध्यान देना है। पहला कमेंट, भारत में चुनावों के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है। दूसरा, यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम जरा समझते हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल किसे कहते हैं। अब आप में से एग्जिट पोल के बारे में अनेकों छात्रों ने सुना होगा। जब जब चुनाव आते हैं और मतदान होते हैं उसके पश्चात एग्जिट पोल लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, और ओपिनियन पोल भी उससे पहले हमारे समाचार पत्रों में आते हैं। तो अब एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल होता क्या है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुनिएगा। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल एक प्रकार का जनता का मत होता है, यानी जनता क्या चाह रही है इसको जानना। अब ओपिनियन पोल का तात्पर्य होता है कि जब आपके चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती हैं और मतदान से पहले एक सर्वे कराया जाता है और वह सर्वे ये कहता है कि कितने लोग किस पार्टी के तरफ हैं या किस पार्टी को मतदान करने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो सर्वे होता है, चुनाव से पहले सर्वे करवा रहे, मतदान से पहले जो सर्वे करवाया जा रहा है, उस सर्वे को कहा जाता है ओपिनियन पोल।
दूसरा एग्जिट पोल। एग्जिट पोल का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति मतदान देकर आ जाता है तो उस व्यक्ति का सर्वे करवाया जाता है और ये पूछा जाता है कि आपने किस दल को आपने वोट किया है, यानी वह कैंडिडेट्स कौन सा है जिस कैंडिडेट्स को आपने अपना वोट दिया है, उसे कहा जाता है एग्जिट पोल। यानी ओपिनियन पोल जो होता है यह होता है आपके चुनाव से पहले और एग्जिट पोल होता है चुनाव के बाद और रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, और आपने इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब दिन भर आपके मतदान होता है और शाम को या दूसरे दिन आपके समाचार पत्रों में एग्जिट पोल आना शुरू हो जाते हैं कि किस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। और ओपिनियन पोल तो चलते ही रहते हैं, जब आपके मतदान नहीं होता है उससे पहले ओपिनियन पोल चलते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब दूसरा जो कमेंट है वह दूसरा कमेंट क्या कह रहा है कि यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुई थी। अब सुनिएगा, अब इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर कथनों की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा कि रोक तो लगाई गई है। ठीक है, रोक ये लगाई गई है कि आप चुनाव से पहले एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, किसके तहत? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपके क्या बताया गया है कि आप लोग एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, किंतु यह कहा गया है कि आप ओपिनियन पोल दिखा सकते हैं। रोक किस पे लगाई है? एग्जिट पोल पे लगाई है, ओपिनियन पोल पर नहीं लगाई है, यानी ओपिनियन पोल दिखा सकते हैं। तो इस हिसाब से पहला कथन हो गया गलत। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों को दिखाने पर रोक लगाई गई, जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ एग्जिट पोल को दिखाने पर रोक लगाई गई है। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन आपके 2010 में हुआ था, यह कथन बिल्कुल सही है, यानी दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से केवल एक तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एक और दो नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, किंतु आपका केवल दो राइट आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो प्रश्न क्रमांक 141 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बी वाला इसका सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, चले जी अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 142 और आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न है, किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था? क्वेश्चन टू द पॉइंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर अपन देखें तो आंसर बहुत इजी है, वर्ष 2006। याद रखिएगा कि भारत में पारंपरिक वन निवास अधिनियम लागू हुआ था 2006 को। किंतु अब आप सबके दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए कि भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम क्या है? किसे कहते हैं पारंपरिक वन निवासी अधिनियम? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो आपके कई वर्षों तक, कई सदियों तक, कई पीढ़ियों तक जो आदिवासी या जनजाति जो लोग हैं वह जो जंगलों में निवास कर रहे हैं, ठीक है, उन निवासियों को कहा जाता है आपका वन निवासी। क्या कहा जाता है उनको? वन निवासी। तो उन वन निवासियों के कुछ अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया है जिसे कहते हैं पारंपरिक वन निवासी अधिनियम। ठीक है, यानी इन निवासियों के लिए जो कानून बना है उन कानून को कहा जाता है पारंपरिक वन निवासी अधिनियम। अब यह कब लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006 या 2007? तो राइट आंसर है इसका 2007। क्लियर साथियों? चले जी अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 143 143 आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि जब जब चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं या चुनाव आने होते हैं उस वक्त आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, आप लोगों ने आचार संहिता का नाम तो सुना होगा। ठीक है, आचार संहिता किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आचार संहिता का मतलब होता है कि ऐसे नियम कानून, ठीक है,
जो व्यक्तियों के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं और इसके द्वारा व्यक्ति अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें यह बताया जाता है कि व्यक्तियों को इस समय कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, किस प्रकार से आपको आचरण करना है और किस प्रकार से आपको आचरण नहीं करना है। कुछ समय के लिए आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, कुछ आपके ऊपर अवरोध लग जाते हैं, उसे कहा जाता है आचार संहिता। ठीक है, और ये आचार संहिता लागू की जाती है चुनाव के समय। अब हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि यह चुनाव से कितने समय पूर्व लगती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है और नॉलेजेबल क्वेश्चन है। नॉलेजेबल इसलिए क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि हमें नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि आचार संहिता कब लगती है। ठीक है, तो चलिए अब इसके प्रश्न के ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे 6 महीने पहले, यानी जिस तारीख को चुनाव होने हैं उससे 6 महीने पहले आपके आचार संहिता लग जाती है। यार दोस्तों ये तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया, तो ए वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये 6 महीने की बात कर रहा है, 6 महीने से पहले तो आपके आचार संहिता नहीं लगती। ठीक है, बी वाला जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे 3 महीने पहले। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें तो 3 महीने पहले ये भी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया यार, 3 महीने पहले बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तीसरा जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे 2 महीने पहले, नहीं ये भी गलत है, यानी 6 महीने गलत, 3 महीने गलत, 2 महीने गलत, यानी राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, अब डी वाला क्या कहता है जरा उसको अपन देख लेते हैं। उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा करता है, यानी चुनाव आयोग के द्वारा जिस दिन यह घोषित कर दिया कि इस तारीख से आपका मतदान होगा, इस तारीख से चुनाव होगा। ठीक है, तो जब यह घोषणा की गई, जिस तारीख से घोषणा की गई उस तारीख से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। ठीक है, यानी मान लिया जाए कि अगर आज की हम तारीख की बात करें, ठीक है, कि आज अगर बोल दिया जाए कि 26 अप्रैल को घोषणा की गई सरकार चुनाव आयोग के द्वारा कि 26 अप्रैल को घोषणा की गई कि 25 जून को आपका चुनाव आयोजित करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज की तारीख से ही आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, ये नहीं कहा जाएगा कि 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, नहीं, जिस तारीख से आपके चुनाव की घोषणा होगी उसी तारीख से आपके आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो प्रश्न क्रमांक 143 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है मेरे साथियों, चले अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 144, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। देश के वर्षा क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनो और बहुत ज़्यादा आपका ज्ञानवर्धन एक प्रश्न आपके सामने आया है। देश के वर्षा क्षेत्रों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है, मतलब NRAA, राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण। ठीक है, तो ये जो आपका NRAA है, जिसमें N का मतलब नेशनल, R का मतलब रेन, A का मतलब एरिया और A का मतलब हो गया अथॉरिटी, यानी नेशनल रेन एरिया अथॉरिटी। ठीक है, अब यह क्या है? ठीक है, तो क्या यह सलाहकार निकाय है, संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, या इनमें से कोई नहीं? यह अथॉरिटी क्या है? यह अथॉरिटी क्या कहलाती है? क्या यह सलाहकार अथॉरिटी होती है, या संवैधानिक अथॉरिटी है, या एक वैधानिक अथॉरिटी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो मेरे साथियों यह है आपकी एक सलाहकार निकाय। ठीक है, तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण होता क्या है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि 3 नवंबर वर्ष 2006, ठीक है, 3 नवंबर 2006 को NRAA की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका कार्य है एक सलाहकार समिति के रूप में। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो क्षेत्र आपके वर्षा क्षेत्र हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर कृषि वर्षा के ऊपर निर्भर होती है,
ठीक है, ऐसी कृषि जहां पर आपके पूर्ण रूप से कृषि निर्भर करती हैं आपके वर्षा के ऊपर, ठीक है, मानसून के ऊपर निर्भर करती हैं। ऐसे क्षेत्र का एक समूह बनाया हुआ है। तो ऐसे समूह में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वर्षा को लेकर या उस एरिया को लेकर जो समस्या उत्पन्न होती हैं, उस समस्या के प्रति सलाह देने का जो कार्य होता है वह कार्य होता है राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण, यानी NRAA। ठीक है मेरे साथियों, अब इसका जो गठन हुआ था, यह गठन हुआ था 3 नवंबर 2006 को, जो कि कार्य करता है एक सलाहकार समिति के रूप में, सलाहकार निकाय के रूप में। ठीक मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 144 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, चले साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 145। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है साथियों। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति और राज्यपाल। फिर ऑप्शन दूसरा बी वाला ऑप्शन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। सी वाला ऑप्शन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल। और डी वाला ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति। तो प्रश्न क्रमांक 145 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? तो अगर आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए वाला राइट आंसर होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या डी वाला होगा। ठीक है, अगर हम फांसी की सजा क्यों माफी की बात करें, ठीक है, तो यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान ने आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को दी है, जिसमें उन्होंने क्षमादान की शक्ति को बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा फांसी की सजा को माफ करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72 के अनुसार। ठीक है मेरे साथियों, चले जी अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 146 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामलों पर फैसला करता है? ठीक है, प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा समझ में आ गया ना, संसद का एक सदन है, ठीक है, उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य को अयोग्य घोषित करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो मामला चल रहा है उस मामले पर फैसला कौन लेता है? यानी यह प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि कौन राज्यसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, प्रस्ताव द्वारा भारत का संसद, यानी एक प्रस्ताव लाया जाता है भारतीय संसद में और उस प्रस्ताव के आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन चुनाव आयोग, सब चुनाव आयोग आपके राज्यसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। तीसरा, संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देता है, एडवाइस देता है पार्लियामेंट, और फिर भारत के राष्ट्रपति आपके उस सदस्य को अयोग्य घोषित कर देते हैं। तीसरा, चुनाव आयोग की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति, यानी चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति को परामर्श यानी एडवाइस देता है, तत्पश्चात के भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो अब इन चारों में से फैसला कौन लेगा? अयोग्यता पर फैसला लेगा कौन? क्या ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपके अनुसार? क्या ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ठीक है, अधिकांश बच्चे परीक्षा में इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, चुनाव आयोग की तरफ जाते हैं, किंतु यह ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर अगर आप ये बोलोगे कि भैया संसद में कानून लेके आएंगे, एक प्रस्ताव लेके आए, उस प्रस्ताव के तहत उसको अयोग्य घोषित करेंगे, तो ये भी गलत। सी वाला ऑप्शन, संसद के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, यानी भारतीय संसद एडवाइस दे रही है राष्ट्रपति को, ऐसा कभी हो नहीं सकता यूं है, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं से कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन चुनाव आयोग अगर परामर्श दे, ठीक है,
तो उसकी परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को आपके अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रश्न क्रमांक 146 का राइट आंसर डी वाला होगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ठीक साथियों, चले जी अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 147। पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? ठीक है, सबसे पहली चीज मुझे बताइएगा पोस्टल बैलेट क्या होता है। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि पोस्टल बैलेट होता क्या है। पोस्टल बैलेट का मत होता है मत, मतलब कि आपके कागज के द्वारा आपका मतदान देना। ठीक है, कागज के द्वारा, मतलब पहले ईवीएम नहीं चलता था तो आपने देखा होगा ना कि एक चिट्ठी के ऊपर, एक पत्र के ऊपर सील लगाई जाती थी, फिर उस पत्र को आपके डाल दिया जाता था मत पेटी में। ठीक है, ये काम होता था, उसे कहते हैं पोस्टल बैलेट। ठीक है, क्या कहा जाता है? पोस्टल बैलेट। और पोस्टल बैलेट के अंतर्गत आपके ये भी आता है, एक तो चीज़ ये हो गई जिसके अंतर्गत आपके वो सील लगाकर वह आपके पेटी में डाल रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है पोस्टल का। ठीक है, इसके अंतर्गत ये होता है कि आप अपने मत को पोस्ट कर सकते हैं, यानी आप दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, उस मत को आप दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, उसे कहते हैं पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो अब ऑप्शन है विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य। अब आप मुझे बताइएगा कि जो IFS अधिकारी होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, जो विदेशी सेवाओं से संबंधित होते हैं, जो दूसरे देशों में एज ए एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में नियुक्त होते हैं। ठीक है, उनको भी तो भारत में मत देने का अधिकार है। ठीक है, तो अब वो दूसरे देशों में है तो मतदान के लिए भारत तो आ नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने मत को भेजते हैं। ठीक है, अपने मत को वो कहाँ भेजते हैं? भारत भेजते हैं। ठीक है, तो भेज रहे हैं मत को, तो पोस्टल बैलेट हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी आपके विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य आपके पोस्टल बैलेट का यूज करते हैं। सशस्त्र बलों के सदस्य, बिल्कुल दोस्तों, जो आर्मी में जो सदस्य हैं उनके पास भी मत देने का अधिकार है, किंतु वह देश की सेवा और देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में तैनात होते हैं और वह एक मत के लिए अपने होम टाउन नहीं आ सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने उनके मत के लिए पोस्टल बैलेट, यानी आप अपना मत हमें भेज दीजिए, ठीक है, उसकी सुविधा दी है, यानी आपके सशस्त्र बलों के सदस्य भी इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा, चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो चुनाव में जो कार्यरत जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको भी मत देने का अधिकार है, किंतु वह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव को संपन्न करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में चुनाव आयोग उनको यही कहता है कि आप अपना चुनाव हमें, अपना मतलब हमारा मत, आपका मत हमें भेज दीजिए। ठीक है, तो इस अनुसार से सी वाला ऑप्शन भी सही होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपके उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 147 का राइट आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो वो होगा आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्लियर मेरे साथियों? चले जी, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 148 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ध्यान देना है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा होती है। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद के द्वारा होती है। दूसरा कथन है, चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यताएं होती हैं। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 148 का यह उत्तर होगा। ठीक है, तो अब जरा चर्चा करते हैं एक एक कथन पर और देखते हैं कि वह कथन सही है या गलत है। तो पहला, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद के द्वारा होती है। गलत। भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती, प्रेसिडेंट के द्वारा होती, संसद के द्वारा नहीं होती है। ठीक है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा, चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यता होनी चाहिए। गलत।
ठीक है। चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यता नहीं होनी चाहिए। अगर योग्यता एक जैसी हो गई तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों में क्या अंतर रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता नहीं मेरे साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, किंतु उनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती। क्या कहलाती है दोस्तों? महाभियोग। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया। और आप सबको यह ज्ञात होना चाहिए कि महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ संसद में लाई जाती है। कहां लाई जाती है? संसद में लाई जाती है। तो तीसरा कथन भी गलत। तो अब देखते हैं केवल एक बिल्कुल, क्योंकि पहला भी गलत है। एक और दो ये भी गलत, 2 और 3 ये भी गलत। तो इस अनुसार इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 148 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि तीनों कथन गलत हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों के पास चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त की जैसी योग्यता होना यह आवश्यक नहीं है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा, और महाभियोग संसद में लाया जाता है, राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। क्लियर साथियों? चले मेरे मित्रों, अब बात करेंगे अगले प्रश्न क्रमांक 149, ठीक है। 149 पर हम आ चुके हैं, ठीक है। हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 149 की। वयस्क उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव। आप एक चीज यहां पर यह देखिएगा कि ये जो उत्पीड़न शब्द है ये एक्चुअली मिस प्रिंट है, यानी यह टाइपिंग में हमसे गलती हुई, उसके लिए हमें खेद है, आप हमें क्षमा कीजिएगा। यह उत्पीड़न शब्द यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इतना पढ़िएगा, वयस्क आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। दूसरा, एकल हस्तांतरण वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तीसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। चौथा, अप्रत्यक्ष चुनाव की संचयी प्रणाली, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है, भारत के विभिन्न चुनावों में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी ये चारों आपके चुनावों की प्रणालियां हैं। अब ये चारों जो चुनाव की प्रणालियां हैं, इन चारों चुनाव की प्रणालियों में से कौन सी चुनाव की प्रणालियां भारत में प्रचलित हैं? पहली जो चुनाव की प्रणाली है वो ये कहती हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 वर्ष की उम्र के पश्चात आप वोट देने लायक हो जाते हो, ठीक है। तो उसके पश्चात आप एक वयस्क मताधिकार हो गए हैं। तो आपका यह प्रचलन है कि नहीं भारत में? तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। एकल हस्तांतरणी वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल हस्तांतरणी का मतलब होता है कि आपके द्वारा चुने गए सदस्य दूसरे सदस्यों का चुनाव करते हैं, वो भी आपके अनुपात के रूप में, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति होती है, उनका चुनाव होता है, उसे कहा जाता है एकल हस्तांतरणी वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये भी भारत में प्रचलित है। किंतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की सूची प्रणाली के आधार पर चुनाव आयोजित नहीं करवाए जाते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव की संचयी प्रणाली, तो ये आपके दोनों प्रणालियां भारत में प्रचलित नहीं है। सिर्फ भारत में वयस्क के आधार पर मतदान, और दूसरा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस हिसाब से प्रश्न क्रमांक 149 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी 1 और 2 सही हैं, बल्कि 3 और 4 आपके गलत हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 150। बहुत अच्छा प्रश्न है, 14 पॉइंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय, ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेगा। उच्च न्यायालय बोल रहे हैं, उच्चतम न्यायालय नहीं बोल रहे हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन इसमें से दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन कहां से मिलता है? ऑप्शन है भारत की समेकित निधि से, दूसरा राज्य की समेकित निधि, तीसरा भारत की आकस्मिक निधि, और चौथा राज्य की आकस्मिक निधि। किसके द्वारा भारत के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको सैलरी मिलती है? जरा आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो जरूर इसका उत्तर मुझे दीजिएगा कि भारत के
जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलती है। तो भारत के जो समेकित निधि यानी संचित निधि हैं यहाँ से तो इनको सैलरी नहीं मिलती है। आकस्मिक निधि से भी नहीं मिलती है, राज्य की आकस्मिक निधि से नहीं मिलती है, याद रखिएगा। राज्य की समेकित निधि यानी संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो प्रश्न क्रमांक 150 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है मेरे साथियों, चले जी अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 151, बहुत अच्छा प्रश्न है 151। ठीक है, 151वें प्रश्न के बारे में चर्चा करने से पहले आप सभी लोग जिन्होंने शिक्षा ओशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और साथियों, कल 11 बजे से भारत के भूगोल की मेगा सीरीज शुरू होने वाली है, यानी ज्योग्राफी की क्लास कल सुबह 11 बजे रहेगी। तो आप सभी लोग कल 11 बजे आप ज्योग्राफी की क्लास ज़रूर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी क्लास लेने के लिए आप उनको बोलिएगा, और शिक्षा ओशन की लिंक उनको शेयर करके उनको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने की ज़रूर बोलिएगा। चले जी, तो बात करते हैं क्वेश्चन 151 की। ठीक है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, हमें वापस से ध्यान देना है। पहला, पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दूसरा कथन, पंचायत सीटों में कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। तीसरा, पंचायत की अवधि 5 साल होती है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी 3 कथन हमारे सामने हैं और इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कि पंचायत का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित होता है। तो दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा यह आयोजित नहीं होता है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा आपका पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। तो पहला कथन हो गया गलत। ठीक है, अब दूसरा कथन, पंचायतों में की सीटों में कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल मेरे सही दोस्तों, यह संविधान में लिखा हुआ है कि जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। तो यह कथन हो गया बिल्कुल सही। पंचायतों की अवधि 5 साल होती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। यानी 151 के 3 कथन थे, 3 कथनों में से पहला कथन गलत है जबकि दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में दूसरा व तीसरा कथन है। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल है। तो 151 का राइट आंसर हो गया बी वाला 2 और 3। क्लियर मेरे साथियों? चलिए मेरे दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 152, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। यानी वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। वह आर्टिकल हमें पता होना चाहिए जिस आर्टिकल के तहत व्यक्ति वोट देने का अधिकार अपने पास रखता है। तो ऑप्शन है आर्टिकल 323, आर्टिकल 324, आर्टिकल 325 या आर्टिकल 326। आप में से अगर किसी को इस प्रश्न का उत्तर पता है, वह आर्टिकल पता है, तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चाहे उत्तर गलत हो किंतु आप जरूर यहां पर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अब 152 का राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है, यानी वोट देने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है? तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 326। आर्टिकल 326 यह कहता है कि हर व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, वह 18 वर्ष का हो गया हो, उसे वोट देने का अधिकार है। बस वह व्यक्ति आपके पागल और दूसरा आपका अपराधी नहीं होना चाहिए। अपराधी का मतलब कि वो जेल में बंद होगा। तो आप मुझे बताइए, जेल में जो भी कैदी हैं वो कैसे अपना वोट दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो वह व्यक्ति अगर पागल नहीं होगा तो
तो वह वोट देने के लिए काबिल है, और वह व्यक्ति अपराधी भी नहीं है तो भी वह वोट देने के लिए काबिल है। ठीक है, तो आर्टिकल 326 के तहत ही आप सभी लोग क्या करते हैं, मतदान करते हैं। ठीक है साथियों, चले जी, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 153 पर। प्रश्न क्रमांक 153 भी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है और अनेकों बार एमपीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों पर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और उनके क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से कभी कभी वह प्री पास नहीं कर पाते। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे प्रश्नों के बारे में भी आपके सामने चर्चा करूंगा। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे। यानी 4 व्यक्तियों के नाम आपके सामने हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 व्यक्ति तो ऐसे थे जो भारत में कभी ना कभी आपके रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, किंतु एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। अब इनमें से कौन व्यक्ति वह हैं जो चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी, पहली चीज हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, के सुंदरम। तो दोस्तों के सुंदरम की अगर अपन बात करें तो के सुंदरम आपके भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन से थे? दूसरे। तो फिर प्रश्न ये है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आप मुझे कमेंट्स में इसका उत्तर दीजिए कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यह थे। दूसरे चुनाव आयुक्त का नाम तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे के सुंदरम। तो अब पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब दोस्तों 1958 से आपके 1967 तक यह आपके मुख्य चुनाव आयुक्त के तहत आपके पद पर थे, यानी के सुंदरम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दूसरा टी स्वामीनाथन की बात करें तो टी स्वामीनाथन 1973 से 1977 तक आपके चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, यानी टी स्वामीनाथन भी आपके चुनाव आयुक्त थे। फिर उसके पश्चात आर के त्रिवेदी की बात करें तो आर के त्रिवेदी जी भी भारत के चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, जो कि 1982 से 85 तक यह आपके चुनाव आयुक्त के पद पर थे, और फिर 86 में यह रिटायर होकर आपके गुजरात के राज्यपाल के पद पर भी पहुंच गए थे, यानी 86 से वह आपके गुजरात के राज्यपाल के पद पर थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह तीनों तो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे, किंतु आर एस वर्मा जो हैं, यह आर एस वर्मा कभी भी चुनाव आयुक्त के पद पर नहीं थे। तो प्रश्न हमसे यही पूछा था कि इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो चुनाव आयुक्त नहीं है, तो वह है डॉक्टर मतलब आर एस वर्मा। तो प्रश्न क्रमांक 153 का राइट आंसर डी वाला। ठीक साथियों, चले जी अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 154। मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? मतदाता मतलब कि वोटर्स, वोट देने वाले, देने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है मतदाता, मत देने वाले। तो मत देने वाले का पंजीकरण मतलब आपने वोटर आईडी कार्ड देखा है ना, ठीक है, वही वोटर आईडी कार्ड कहलाता है आपका मतदाता का पंजीकरण। ठीक है, तो मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी, यानी वोटर आईडी कार्ड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वोटर की व्यक्तिगत रूप से, सरकार, चुनाव आयोग या निगम। अब अगर इसमें से देखें कि कौन मतदाताओं का पंजीकरण कर सकता है, वोटर आईडी बनाता है। ऑप्शन वोटर की व्यक्तिगत, यानी वोटर खुद जाकर अपना मतलब कि वोटर आईडी कार्ड बनाए, या व्यक्ति खुद ही वोटर आईडी कार्ड बना रहा है। दूसरा, सरकार वोटर आईडी कार्ड बनवाती है। तीसरा, चुनाव आयोग बनाता है। या डी, निगम। ठीक है, आपके जो नगर निगम होती है या नगर निगम आपके वोटर आईडी कार्ड बनाती है। तो इनमें से वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता है? तो मेरे साथियों, वोटर आईडी कार्ड बनाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो राइट आंसर चुनाव आयोग होगा कि नहीं होगा? तो आर्टिकल 154 का राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, चुनाव आयोग। ठीक है साथियों, चले जी
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 155। ठीक है, 1956, ठीक है, ईयर कौन सा है, 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो साथियों कुछ बात ऐसी हैं कि 1952-53 की बात है कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है, बात है 1952-53 की, जब आपके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करके उसको लागू कर दिया। अब उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करनी थी, यानी वह कार्यक्रम कैसा चल रहा है, कैसी उसकी रिपोर्ट है, कैसी उसकी रिपोर्ट नहीं है, पॉजिटिव रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट्स रही हो उस रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी सरकार को देना है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का उद्देश्य क्या था। ठीक है, चले जी, तो ऑप्शन देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव देना। ठीक है, दूसरा ग्राम पंचायतों के कामकाज की रिपोर्टिंग करना। तीसरा सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपाय का सुझाव देना। डी वाला ऑप्शन है नई पंचायत मशीनरी की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करना। देखिए मेरे साथियों, पहला ऑप्शन जो हमसे कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव देना, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव देने के लिए इस कमेटी का स्थापना नहीं की गई थी, तो ए वाला ऑप्शन हो गया इसका गलत। ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बी वाले की अगर अपन बात करें तो ग्राम पंचायतों के कामकाज की रिपोर्टिंग। ठीक है, ग्राम पंचायतों की, क्योंकि उस वक्त तो आपके पंचायती राज का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, पंचायतें थी ही नहीं, तो बी वाला तो हो नहीं सकता, और जब पंचायतें नहीं थी तो आपके डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन इसका सी वाला है, क्यों, क्योंकि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, और सरकार ने एक आयोग बनाया था, और इस आयोग का कार्य यह था कि यह आयोग सरकार के द्वारा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है उसके बारे में समीक्षा करें। ठीक है, तो अब समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में आयोग बनाया, किंतु बलवंत राय मेहता ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर रिपोर्ट नहीं दी, किंतु उद्देश्य तो वही था ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रश्न क्रमांक 155 का राइट आंसर सी वाला होगा। ठीक है साथियों, चले जी, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 156, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है। यानी वह एक कमेटी है जिस कमेटी ने कहा था कि भारत में आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर की कोई ज़रूरत नहीं, यानी इस पोस्ट को ख़त्म कर दो, आईएएस की पोस्ट को ख़त्म कर दो और आईपीएस की पोस्ट को भी ख़त्म कर दो। और आपको पता ही दोस्तों कि आईएएस और आईपीएस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वह कमेटी थी कौन जिसने कहा था आईएएस और आईपीएस की पोस्ट को ख़त्म कर दो, और ऐसा भी हुआ है भारत में दोस्तों कि इसको खत्म करने की बात की गई थी, और वो वर्ष भी बताऊंगा जब ये बात हुई थी। ठीक है, तो पहला था डेबर आयोग, बी वाला कालेकर आयोग, सी वाला खेर आयोग, या डी वाला राजमन्नार आयोग। तो मेरे साथियों वह आयोग था राजमन्नार आयोग। ठीक है, बात है 1970 की। ठीक है, 1970 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को मधुर बनाने के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई, और उस कमेटी का नाम था राजमन्नार आयोग। हुआ ये था मेरे साथियों कि 1970 तक आते आते केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद ज़्यादा उत्पन्न हो गए थे, यानी केंद्र गलत तरीके से राज्य को हड़प रहा था, यानी राज्य में अपने पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के तहत आपके आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन का मिसयूज किया जा रहा था, गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन को लगाया जा रहा था। तो उसकी वजह से केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इस मतभेद को दूर करने के लिए राजमन्नार आयोग की स्थापना की गई,
राजमन्नार आयोग ने यह कहा कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदुओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद रहते हैं, और उनमें से एक बिंदु आईएएस और आईपीएस है। ठीक है, तो इसलिए आईएएस और आईपीएस की पोस्ट को खत्म कर दो, आपके मतभेद नहीं होंगे। ठीक है, तो 156 का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी वाला, क्योंकि इसी ने आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की बात की थी। ठीक साथियों, चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 157 पर। प्रश्न क्रमांक 157, कॉलेज के छात्र नामांकन की वैधता का फैसला करने के लिए, कॉलेज के छात्र नामांकन की वैधता का फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जो अपने शहर की निगम शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की चाहत रखती है। यानी वह कौन सी शर्त है, ठीक है, जिस शर्त के आधार पर यह देखा जाता है कि आपको अगर नगर निगम या नगर परिषद का सदस्य चुनना है तो इस शर्त का पालन आप लोगों को करना होगा। यानी जिसके पास यह शर्त होगी वही आपके नगर परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। तो जरा देखते हैं वह शर्त क्या होगी। ऑप्शन है, उसे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुमति प्राप्त होती है। बी, वह एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो। सी, उसका नाम मतदाता सूची में आता हो। या डी, वह भारत के संविधान की निष्ठा के कारण एक घोषणा प्रस्तुत करता हो। मेरे साथियों, बात कर रहे हैं हम नगर के परिषद की। नगर परिषद का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट। यानी लोकल गवर्नमेंट में व्यक्ति को, यानी स्थानीय स्वशासन में व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए कौन सी शर्त होनी आवश्यक है। तो पहली चीज दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट के जो भी चुनाव होते हैं वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आपको किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुमति लेके आओ, चाहे वो कॉलेज का छात्र हो चाहे कॉलेज का छात्र नहीं हो। यहाँ पर कॉलेज के छात्र की परिभाषा या फिर एक उदाहरण से क्वेश्चन दे दिया है। आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है लेकिन आपको होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चाहे कॉलेज का छात्र हो चाहे नहीं हो, उसको प्रिंसिपल की अनुमति नहीं लेनी होगी। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। लोकल गवर्नमेंट में आपके पार्टियों का तो कोई कहीं से कहीं तक आपका कोई उल्लेख ही नहीं है, यानी पार्टियों का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। तो जरूरी नहीं उसे कि किसी पार्टी का सदस्य होना है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत। डी वाला ऑप्शन अगर देखें तो यह भी गलत होगा, क्योंकि किसी प्रकार से उसको कोई घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किंतु उसका नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है, तभी जाके वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता। उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, तो आर्टिकल 156 का राइट आंसर होगा आपका सी वाला। चले अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 158। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ है। यानी वह कौन सा कथन है जो सलाहकार क्षेत्राधिकार के लिए सटीक बैठता है। निहितार्थ का मतलब कि जिसके निहित है या जिसके अर्थ में वह आता है। ठीक है, तो अब सलाहकार क्षेत्राधिकार का तात्पर्य क्या होता है। ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। बी वाला, यह कानूनी मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देता है। सी वाला, यह सभी संवैधानिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। डी वाला, उपरोक्त सभी। देखिएगा मेरे साथियों, अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री की सलाह की, कानूनी सलाह की, तो उसके लिए है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी उसे सलाह देता है, और महान्यायवादी जब सलाह देता है तो सुप्रीम कोर्ट का नाम तो यहां आएगा नहीं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन कि सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को सलाह देना, यह कहीं से कहीं तक भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है, तो सी वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब रही बात ए वाला, तो बिल्कुल सही है कि भारत के राष्ट्रपति को जब सलाह की आवश्यकता होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे सलाह देता है, जिसे सलाहकार क्षेत्राधिकार या परामर्श क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 158 का राइट आंसर हो गया ए वाला। ठीक है मेरे साथियों, चले दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 159। निम्नलिखित में
कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी 4 आयोग दिए हुए हैं, उन 4 आयोग में से कौन सा एक आयोग है जो संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक और असंवैधानिक का मतलब क्या होता है मैं क्लियर करता हूं। संवैधानिक का तात्पर्य होता है जिसका वर्णन संविधान के अंतर्गत या संविधान में आता है। असंवैधानिक का मतलब होता है जिसका वर्णन संविधान में नहीं आता है। ठीक है, तो प्रश्न हमसे संवैधानिक निकाय नहीं है यानी असंवैधानिक निकाय के बारे में पूछ रहा है। ठीक साथियों, तो देखिएगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में है। ठीक है, यानी यह तो संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन आर्टिकल 315 में है, यानी यह भी आपका संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है, यानी यह भी आपका क्या है, संवैधानिक निकाय है। किंतु नीति आयोग का वर्णन कहीं से कहीं तक आपके भारतीय संविधान में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी वाला, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2014 को हुई थी। ठीक है, 2014 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग के स्थान पर 2014 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, और नीति आयोग का कार्य होता है सरकार के लिए थिंक टैंक का निर्माण करना। ठीक है, अभी थिंक टैंक क्या करता है कि सरकार को सलाह देता है। सलाह का मतलब उनको एक नए आइडिया के बारे में बताता है और उन आइडियाज के तहत सरकार नई नई योजनाएं बनाती है। तो नीति आयोग असंवैधानिक निकाय है। तो प्रश्न क्रमांक 159 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक साथियों, चले जी अब चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 160वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है डाइट किस देश की संसद का नाम है। ठीक है, आप सभी लोगों को अगर इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो तुरंत आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में इसका उत्तर दीजिए। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे साथियों। डाइट किस देश की संसद का नाम है। ठीक है, क्या संसद वह जापान की है, फ्रांस की है, स्पेन की है या इटली की है। तो मेरे साथियों, डाइट जो संसद है यह संसद है जापान की। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 160 का राइट आंसर हो गया जापान, ए वाला। ठीक साथियों, चले जी तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने आज के सेशन में 20 क्वेश्चन और मेगा सीरीज के 160 क्वेश्चन तक आप लोगों ने जानकारी हासिल कर ली है। अगर साथियों आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे साथियों आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन का एक सिंबल है जिसमें आपकी घंटी बनी हुई है, उसको आप ज़रा दबा दीजिए ताकि आपको क्या होगा, जब भी हम शिक्षा ओशन पर वीडियो अपलोड करेंगे आप सभी लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आप लोगों को ये ज्ञात नहीं होगा कि वीडियो आया या नहीं आया। दूसरी बात मेरे साथियों, कल से हम 11 बजे भारत के भूगोल की मेगा सीरीज को भी शुरू कर रहे हैं, यानी कल 11 बजे भारत के भूगोल की क्लास शुरू होगी। तो आप सभी लोग 11 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा, जिसके तहत हम भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे, वो भी एमसीक्यूज की मदद से। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मुलाकात करते हैं कल 11 बजे।